सबसे पहले तो मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। 109वां जन्मदिन है ये। अब की बार हम इसको फतेहाबाद में मना रहे हैं, तो आप सबको निमंत्रण है, आप फतेहाबाद जरूर आएं। आपको मैं लिखित में इनविटेशन 1-2 दिन में भिजवा दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको कवरेज करने के लिए फतेहाबाद जरूर पहुंचेंगे। इस जो ये सम्मान दिवस है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक सम्मान दिवस होगा। इसके अंदर लाखों की संख्या में लोग आएंगे। जिस ढंग का पूरे प्रदेश में रिस्पांस है, मैंने अब तक 3 डिस्ट्रिक्ट्स किए, मतलब मैंने वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट किए उनमें विलेज टू विलेज किया है। जो पुराना हिसार जिला है वो पूरा का पूरा मैंने कवर किया है। लोगों में बहुत उत्साह है। उसके अलावा चौटाला साहब ने आज 22 के 22 जिले उनके कवर हो जाएंगे और उनके भी हर मीटिंग के अंदर कार्यकर्ताओं की संख्या जो हजारों में है, छोटी संख्या नहीं है। और बहुत उत्साह के साथ लोग जो है ये रिस्पांस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी संख्या में आकर के न केवल चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, बल्कि एक मैसेज पूरे प्रदेश में हम देंगे, देश को एक मैसेज देंगे कि आने वाला समय जो है हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। इसमें हमने विशेष रूप से जिन लोगों को निमंत्रण दिया है जो इसमें आएंगे, उनमें महाराष्ट्र के जो है भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं शरद पवार साहब, जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, आज जो है उनकी एक अपनी अलग पहचान है, वो आएंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री बिहार के जो है नीतीश कुमार जी, वो भी आएंगे। जिन लोगों ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं उन लोगों की सूची आपके सामने पढ़ करके बता रहा हूं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने निमंत्रण भेजा है और मैं उम्मीद है उनकी कि वो लोग भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और वो भी आएंगे। इसमें सरदार प्रकाश सिंह बादल है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जी, और मेघालय के जो मौजूदा गवर्नर हैं सतपाल मलिक साहब जो हैं, वो भी इसमें आएंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, वो भी इसमें आएंगे। अखिलेश यादव जो है, उनसे भी बातचीत होगी, उन्होंने भी निमंत्रण स्वीकार किया, उन्होंने भी कहा कि मैं भी आऊंगा। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर, वो भी इसमें आएंगे। एन चंद्रबाबू नायडू जो है, उनसे बात होगी, उन्होंने कहा कि मैं 20 तारीख को कंफर्म करूंगा आपको। उनकी अपनी थोड़ी सी व्यवस्थाएं हैं, इस करके उन्होंने कहा मैं 20 तक आपको बताऊंगा। मेरे को उम्मीद है कि वो भी आएंगे जरूर इसमें। उसके अलावा जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है कर्नाटका से हमारे देवगौड़ा, इस देश के, उनसे बात हो चुकी है, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है, वो भी इसमें आएंगे। हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से है, उनसे भी मेरी बातचीत हो चुकी है, वो भी इसमें आएंगे। उसके अलावा के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री तेलंगाना है, उनके साथ भी टेलीफोन पे बात होगी। उन्होंने भी कहा है कि मैं 1 आधे दिन में आपको बता दूंगा कि मैं आ रहा हूं, या मतलब मैं किसी अपने नुमाइंदे को भेज रहा हूं। इसी तरह उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, मेरी उनसे पर्सनल बात हो चुकी है, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं आपको 1 आधे दिन में ही मेरा शेड्यूल सारा चेक करके और बताऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी इसमें हर हालत में आएंगे। उसके अलावा हमने बहन ममता बनर्जी को भी इन्विटेशन दिया है। उनसे बात नहीं हुई, जैसे बात होगी आपको उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। और भी कई साथी हैं जिनको हमने निमंत्रण दिया है और जो इसमें शिरकत करेंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि आज की डेट के अंदर जो है पूरे देश में एक बड़ी इस बात को लेकर के चर्चा है कि देश के अंदर भाजपा के खिलाफ जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं एकजुट हो, और इसमें एकजुटता के लिए सबसे काफी लंबे समय से चौटाला साहब जो प्रयास कर रहे थे। जैसे चौधरी देवीलाल ने सन 1989 के अंदर
सारे राजनीतिक दलों के लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया था। उसी तरह चौटाला साहब भी लगातार इस प्रयास में थे कि मैं पूरे देश के लोगों को एक मंच पे ला करके और उनको बैठाऊं और लाखों लोग उनको एक मैसेज दे कि भी हम चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ें। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की है, जिससे अब हर आदमी दुखी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल आदमी है, चाहे कोई कर्मचारी है, हर किस्म के लोगों पे आज जो है, जो भी कोई सरकार के खिलाफ कहीं भी अगर सरकार की कमजोरी को उजागर करता है तो उसके खिलाफ ये लोग हैं जो ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इन एजेंसियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन एजेंसियों को अगर आप गैर जरूरी तरीके से किसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत गलत है। हालांकि ये एजेंसी जो है, इनको इंडिपेंडेंट काम करने देना चाहिए। हम चाहते हैं कि भी कोई गलत इस देश में अगर कर रहा है उसके खिलाफ ये एजेंसियां जाकर के जांच करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि देश का पैसा कोई लूट करके ना खा सके। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर कोई किसी को डराने के लिए किया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। आज इसके लिए लोग सारे परेशान हैं और लोगों की एक इच्छा है कि इस देश के अंदर सारे के सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़े और हमें इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से निजात दिलाने का काम करें। तो मुझे उम्मीद है जब ये नेता आएंगे तो उसके बाद एक नया मैसेज पूरे देश में जाएगा कि अब एक संभावना बन जाएगी उस दिन के बाद कि सारे विपक्ष के लोग जो है, आज अगर एक मंच पे आए हैं तो कल फिर कहीं किसी भी एक राजनेता के घर पे बैठक करके इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसको कांग्रेस को इससे अलग रखा जाए। जब कांग्रेस के अगेंस्ट चौधरी देवीलाल ने एक बार सारे विपक्ष को इकट्ठा किया था, जिसमें लेफ्ट भी था, राइट भी था, जिसमें हर तरह के लोग थे, जिसमें साउथ के भी थे, जिसमें नॉर्थ इंडिया के भी थे, जिसमें ईस्ट वेस्ट के लोग भी थे, उसके अंदर बीजेपी को भी शामिल किया गया था, क्योंकि कांग्रेस से लोग उस वक्त परेशान थे। आज की डेट में बीजेपी से परेशान है। अगर ये सब लोग इकट्ठा होते हैं, जो भाजपा जिनको परेशान कर रही है, जिनको आज कहीं बेवजह जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस ढंग से आज राजनीति का हालत जो कर रखी है, आज कमाल की बात नहीं है कि हर रोज ये बातें सुनने को मिलती है कि हमने भेड़ बकरियां खरीदते हुए देखा था, हमने पशु खरीदे, पक्षी खरीदे, लेकिन आज तो एमएलए की खरीद फरोख्त होती है, एमपीज की खरीद फरोख्त होती है। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि जिन लोगों को लोगों ने एक विश्वास के साथ चुन करके भेजा है, आज पैसे के बलबूते पे उन लोगों को खरीद करके सरकारों को गिराया जा रहा है। ये बहुत गलत है। ऐसी चीजें रुके, इसके लिए सारे विपक्ष को एक होना बहुत जरूरी है। लोग तो चर्चा करते हैं कि थर्ड फ्रंट बनेगा। ये थर्ड फ्रंट नहीं, ये मान के चलो कि पूरा देश का विपक्ष जो है कहीं एक मंच पे आएगा और एक मंच पे आकर के सारे सामूहिक रूप से निर्णय लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश हरियाणा से होगी, चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस से होगी। उस दिन जो लीडर्स आएंगे वो खुल करके इस बात पे चर्चा करेंगे, कहेंगे कि आज समय आ गया और बदलाव हरियाणा से शुरू हो रहा है। हरियाणा ने राजनीति को कई दफा नए मोड़ दिए, ये पहली बार नहीं हो रहा। चौधरी देवीलाल ने अनेक दफा देश की राजनीति में इस किस्म के बदलाव लाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई। आज फिर उन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर 25 तारीख को फिर से नया बदलाव आने की संभावना शुरू हो जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो पिछले दिनों में चुनाव मामले सामने आए हैं, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जो एक रोड के चालक को कुचल दिया जाता है, नीचे उतार कर एक गाड़ी कुचल देती है। इसी तरीके से बदमाशों के हौसले जो है वो बुलंद है, कहीं पर लूट डकैती जैसी तमाम घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं आप लोग? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, हमारे एक डीएसपी को खनन माफिया के जो लोग थे, जिनको सरकार का संरक्षण था,
वो कोई और नहीं थे, सरकार ने जिनको संरक्षण दे रखा था उन लोगों ने एक डीएसपी को कुचल के मारने का काम किया था। उसके बाद सरकार ने लीपापोती के लिए वहां एक अभियान चलाया था और अभियान चला करके कहीं ये मैसेज देना चाहते थे कि भी हमने खनन में जो माफिया हो रहा था, खनन में जो गैर कानूनी तरीके से खुदाई हो रही थी, उसको खत्म कर दिया। कल ही दोबारा वहां पे विस्फोटक सामग्री भी पकड़ी गई, वहां पे मशीनें भी पकड़ी गई, वहां उसी तरह से फिर वो माफिया जो है काम कर रहा था। अगर आप किसी मिनिस्टर से जाकर के पूछते हो, सरकार के किसी अधिकारी से पूछते हो, तो उनका जवाब होता है कि राजस्थान से लोग आकर के चोरी कर रहे हैं। स्टेट हमारी है, प्रशासन हमारा है, हमारे यहाँ राजस्थान का व्यक्ति आकर के अगर चोरी कर सकता है तो फिर हरियाणा में तो जो इस तरह की माफियाज हैं वो तो बहुत बड़ी लूट मचा सकते हैं, उनको तो फिर कोई रोकने वाला ही नहीं है। जो अभी एक ड्राइवर कुचल करके मार दिया गया, आज तक कौन उनको मारने वाला था पकड़े नहीं गए। उसके बेटे ने भी कल सुसाइड कर लिया, अब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। रोडवेज की सारी मशीनरी ने आज जो चक्का जाम करके रखा हुआ है। मतलब ये मान के चलो कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज खत्म होगी, और खत्म होने का जो मैं एक कारण समझता हूं वो केवल एक है कि सरकार ने उन सब लोगों को संरक्षण दिया हुआ है जो आज माफियाओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शराब माफिया के साथ था, चाहे वो कोई अवैध माइनिंग के माफिया के साथ था, चाहे वो कोई रजिस्ट्री घोटाले के साथ था, चाहे कोई मेडिसिन जो सरकारी खरीद हुई उसमें जुड़ा हुआ था, चाहे कोई धान घोटाले के साथ जुड़ा हुआ था। जितने भी अब तक घोटाले हुए हैं, मुख्यमंत्री ने आपके सामने विधानसभा में अनेक बार ये बात कही कि हम जो है इन सब चीजों की जांच कराएंगे। आज 3 साल निकल गए, कोई जांच नहीं है कहीं एक भी चीज की, सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सबसे पहली जांच जो है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर कितना सीरियस है इस स्टेट को बचाने में। प्रकाश सिंह आयोग बनाया गया था जब जाट आरक्षण का इशू था, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। उसके बाद एक जस्टिस की रिपोर्ट उसमें आनी थी, वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। अब तक जितने भी आयोग इन्होंने बनाए, सब आयोग की रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में है। शराब घोटाले की जांच 3 बार अलग अलग एजेंसियों से हुई, तीनों में से एक भी एजेंसी की जांच जो है कहीं सार्वजनिक नहीं हुई, कहीं उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमने एक फैसला किया है, हम इन सब चीजों को स्टडी कराएंगे हमारे लीगल सेल से, और लीगल सेल की जिम्मेवारी लगाएंगे कि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करो। सरकार तो इसमें कुछ कर नहीं रही, हम अपने तौर के ऊपर हाई कोर्ट में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि सरकार से न्याय की उम्मीद खत्म होगी। अगर सरकार तो कोई न्याय करती तो 3 वर्ष हो गए, शराब माफिया वाली बात को 2 साल हो गए, आज धान घोटाले को 3 साल हो गए, आज अलग अलग जो रजिस्ट्रियों का घोटाले का मामला है वो 2017 से लेकर के अब तक चला रहा है, 5-6 वर्ष हो गए उसको। इन सब के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हम उनसे कोर्ट से जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि भी अब आखिरी उम्मीद आप हैं, आप ही इसमें कोई फैसला करें ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो और लोगों को पता लगे कि किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से किन लोगों ने लूटने का काम किया। जिन्होंने लूटा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। सर, अरविंद केजरीवाल 2 दिन के विशाल दौरे पर थे, आज आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, भगवंत मान भी उनके साथ है, तो कहीं न कहीं हरियाणा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, आदमपुर में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों को सबसे पहले केजरीवाल का इस बात के लिए सख्त विरोध करना चाहिए कि केजरीवाल ने पंजाब में एक बयान दिया था कि एसवाईएल का पानी जो है हम पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। कल कुछ और पलट करके बयान दिया था, कल का था कि केंद्र की सरकार इस पे फैसला करे। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को दोनों को लपेटा था और कहा था कि ये दोनों पार्टियां अपना स्टैंड क्लियर करें। केजरीवाल साहब को, स्वयं को भी ये क्लियर करना चाहिए
कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो हमारा एसवाईएल का पानी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है, जब वहां से एक फैसला आ गया तो क्या केजरीवाल उस फैसले को मानता है या नहीं मानता? अगर उस फैसले को मानता है केजरीवाल, तो फिर केजरीवाल को अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हरियाणा का जो पानी है, हरियाणा का हिस्सा जो है, ये केजरीवाल राजनीति में आया नहीं था। केजरीवाल साहब मेरे ख्याल जब तक पैदा नहीं हुए थे उससे पहले की ट्रीटी है, जब पंजाब हरियाणा अलग दो स्टेट बनी थी। मुझे लगता नहीं कि 66 से पहले से केजरीवाल साहब का जन्म है, 66 के बाद पैदा हुआ होंगे। और ये उस वक्त के अंदर ये फैसला हो गया था कि हमें कितना पानी एसवाईएल का मिलना है, और चंडीगढ़ का स्टेट जो है वो हमें, चंडीगढ़ कैपिटल जो हमें मिलनी है या उसके एवज में हमें विलेज मिलने हैं, वो सारी ट्रीटी है एक, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। उस पे उस वक्त के दोनों चीफ मिनिस्टर, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साइन हुए हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आप स्टेटमेंट दे करके लोगों के सामने झूठ बोल करके कहीं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हो। अगर हमारा पानी हमें नहीं मिलता तो फिर हरियाणा प्रदेश के लोगों को हर हालत के अंदर आप पार्टी का या कोई और दल पंजाब का अगर हरियाणा में आकर के राजनीति करता है तो उसका खिलाफ डट करके लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें अपने किसी भी हरियाणा के हित के साथ किसी दूसरे को फायदा पहुंचाए, इसके लिए समझौता नहीं करना चाहिए। मुझे कल पता लगा था, मैंने आज ही अपनी पार्टी के सब साथियों को इस बात के लिए मैसेज किया है, और हम 25 तारीख को इस बात का खुल करके ऐलान करेंगे कि केजरीवाल जहां कहीं भी हरियाणा में आएगा, हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका तब तक विरोध करेगी जब तक केजरीवाल खुल करके इसके ऊपर अपनी बात नहीं कहेगा कि वो हमारे हक का पानी हमें देगा या उस पानी को रुकवाने में पंजाब की मदद करेगा। अगर पंजाब की मदद करेगा तो हम हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस ने 2 दिन पहले पीसी के लिए दादी पंजाब कांग्रेस ने 2 दिन पहले पीसी करके ये कहा कि फैसला चाहे कोर्ट का कुछ भी, हम पानी एक बूंद भी नहीं हरियाणा में देंगे। वो पंजाब का राजनीतिक दलों का क्या फैसला है, उसके लिए कांग्रेस तो हमेशा जिम्मेवार रही है। कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल भी इस बात के लिए जिम्मेवार रहा है, भाजपा भी जिम्मेवार रही है। इन्होंने जब कभी भी एसवाईएल के ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैंडेट आया, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, इन्होंने तुरंत अपनी विधानसभा बुलाई, चाहे कोई भी पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, और बुला करके इन्होंने सर्वसम्मत से फैसला किया, जिसमें आप पार्टी भी पिछले साल कांग्रेस के वक्त में जो इन्होंने एक फैसला सुनाया था इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस वक्त भी आप पार्टी ने भी उसका खुल करके समर्थन किया था। आज उसी आप पार्टी की सरकार है, वो ये बताए भगवंत मानवीर केजरीवाल भी दोनों कि क्या वो हमारे हिस्से का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमें देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं वो देते हैं पानी तो वो स्पष्ट करें कि वो पानी नहीं देंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि तो आपके फैसले को मानने को भी तैयार नहीं है। फिर तो केंद्र की सरकार को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए, और सख्त कदम उठा करके चाहे इनकी सरकार को सस्पेंड करना पड़े, बर्खास्त करना पड़े, हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए। 2019 जो 19 जनवरी की डेट दी है, उससे पहले पहले केंद्र की सरकार को इसके ऊपर अपना फैसला जरूर देना चाहिए। सर, सीएम साहब आज मीटिंग ले रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, कुछ आप कहना चाहेंगे अधिकारियों के साथ अगर बैठ रहे हैं, खासतौर से सिक्योरिटी के इशू को लेकर के, सुरक्षा कानून व्यवस्था के विषय को लेकर? किसकी सिक्योरिटी की बात करते हो आप? मैंने विधानसभा में इस इशू को लेकर के बहुत खुल करके बताया था भी किन किन लोगों को सिक्योरिटी आज स्टेट में दे रखी है, और जिन लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है उसमें बकायदा लिखा हुआ है पीछे कि इनको थ्रेट है। मैंने विधानसभा में नाम लेकर के पूछा था भी इन लोगों को किन की थ्रेट है जिनको आपने सिक्योरिटी दे रखी है। अगर उनको थ्रेट थी, अगर है थ्रेट, तो फिर जिन लोगों से थ्रेट है आज तक उनके खिलाफ हरियाणा की सरकार ने क्या कार्रवाई करी? आज तक उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं? उन्होंने जिन्होंने थ्रेट किया है उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस प्रशासन ने उसके खिलाफ क्या किया? चीफ मिनिस्टर ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया?
होम मिनिस्टर ने उसके खिलाफ क्या किया। जब हम ये बात पूछते हैं विधानसभा में, कोई जवाब नहीं इनके पास, ये मुंह फेर के बैठ जाते हैं। ये कोई जवाब देने की बजाय आपने मेरे जितने भी आज तक के विधानसभा के सरकार से पूछे हुए सवाल है, उनमें से एक का भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। मुख्यमंत्री गोल मोल करके अपनी कोई छोटे माटी शेरो शायरी करके, जैसे मुजाहरे में आए हुए लोग हैं उनको शेरो शायरी से राजी करके चलाने की कोशिश करते हैं। कानून व्यवस्था भी इसी में, कानून व्यवस्था मैं कहता हूं कानून व्यवस्था, इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए भी जिन लोगों को थ्रेट है आज तक उनको सरकार पकड़ नहीं पाई कि किसने थ्रेट दी, उनके नाम नहीं बता पाई, फिर कानून व्यवस्था कहां रहेगी? फिर तो खत्म होगी कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था तो तब होगी ना जब कोई नाम किसी के सामने लाके दोगे आप, तब आप ये कह सकते हो कि भी हमने इन लोगों को पकड़ लिया, हमने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये बात ठीक है, कोई किसी को थ्रेट कर सकता है, कोई किसी को टेलीफोन पे धमका सकता है, कोई फिरौती मांग सकता है, कोई कुछ कर सकता है, लेकिन पकड़ना काम सरकार का है। अगर कोई भी आदमी जुर्म करता है तो उसके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी एक जुर्म है थ्रेट करना। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? कौन आदमी थे थ्रेट करने वाले? मुख्यमंत्री बताए, आज तक नहीं बता पाए। रजिस्ट्री मामलों में सर सरकार, इसका मतलब ये है कि जो हमारा गाढ़े खून पसीने की कमाई है उस पैसे को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च कर रही है लोग। इसीलिए आज हमारे ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये और कहता है मुख्यमंत्री, मैंने स्टेटमेंट सुनी थी उनकी, कि और भी अगर कर्जा लेना पड़ेगा आने वाले समय में प्रदेश के विकास के लिए तो और कर्जा ले लेंगे। इसका मतलब ये प्रदेश की सरकार को गिरवी रखेगा, छोड़ेगा नहीं। हैरानी की बात है, मानेसर की 1800 एकड़ जमीन जो सरकार ने रिलीज कर रखी थी किसानों की बहुत पहले से, उस जमीन को दोबारा एक्वायर के नोटिस दे दिए। और जब वहां के किसान जाके मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने जब जाकर के कहा कि मुख्यमंत्री जी ये जमीन तो बहुत पहले से रिलीज हुई है, छोटा छोटा टुकड़ा है, किसी का आधा एकड़ है, किसी का 1 एकड़ है, खेती करते हैं लोग उनके ऊपर। जमीन की कीमत बढ़ गई, समय के अनुसार हर चीजों की कीमत बढ़ती है। अब मुख्यमंत्री से जब जाकर के डेलीगेशन मिला, जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमारी जमीन आप किस लिए एक्वायर कर रहे हो, तो कहता है मैंने ये जमीन तुम्हारी एक्वायर करके इसको महंगे भाव में बेच करके मैंने हरियाणा प्रदेश की सरकार पे जो कर्जा है वो उतारना है। इसका मतलब वो हमारी जमीनें हमारे से छीनेगा और छीन करके बिल्डरों को सौंपने का काम करेगा, उनकी तो पोवारा कर देगा और हमें सड़क पे जाकर के खड़ा कर देगा। क्या सोच है मुख्यमंत्री की? मतलब किस तरह से कर्जा उतारना चाहता है? ये नहीं कहता कि मैं कोई डेवलपमेंट करूंगा, मैं कोई इंडस्ट्री लेकर के आऊंगा, मैं कोई रेवेन्यू कैसे बढ़े उसके लिए कोई और सिस्टम बनाऊंगा। हम आपकी जमीन एक्वायर करेंगे, हम आपकी जमीन छीन करके लोगों को देंगे, उससे पैसा उतारेंगे। उस जमीन की तरफ देखने भी नहीं देंगे लोग, मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। 800 लोगों को सर माफ करने का एक विषय मीडिया में आया था, हालांकि सरकार कह रही कि अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन माफ करने की बात कुछ में सामने आई। ये उनको इसलिए माफ करना चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो उन लोगों ने खुल करके बता देना है कि भी हमारे से किस तरह से दबाव में ला करके रजिस्ट्रियां कराई गई। ये रजिस्ट्रियां उन्होंने नहीं करी, ये रजिस्ट्रियां करवाई गई है ऊपर से प्रेशर डाल करके। मुझे याद है कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद हमारे सामने ये बात रखी थी कि जी कम से कम रजिस्ट्रियां तो हरियाणा प्रदेश में हो, इसके लिए हमें उसको इजाजत दे देनी चाहिए। जबकि पूरा देश बंद था, कोई काम नहीं चल रहा था, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, इंडस्ट्री बंद थी, सरकार का कोई अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं जा रहा था, सारे ऑफिस बंद थे, सारे कामकाज घर से बैठ करके चल रहे थे। उस वक्त के अंदर 2 चीजों पे जोर लगाया जा रहा था, शराब के ठेके खोल दो और रजिस्ट्रियां खोल दो। तो इसका मतलब लूट मचाने का एक साधन उस वक्त ढूंढ लिया गया था। अगर ये कोई इस तरह की माफी करेंगे, हम इस मामले को लेकर के कोर्ट जाएंगे हर हाल में।